हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस के.के.एम. कॉलेज जमुई, आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वलिखित व्याख्यान लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो BA पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 4 कंपैरेटिव गवर्नमेंट अर्थात तुलनात्मक शासन से संबंधित है, जिसका शीर्षक है जुडिशियल रिव्यू इन USA, अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके प्रभाव में कोई सरकार निष्प्राण कही जा सकती है। यह सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश का काम करती है। संघ और राज्य के बीच शक्ति पृथक्करण तथा कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच अधिकारों का वितरण के कारण न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट परिलक्षित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक बना दिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का किसी देश के राजनीतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा या जांच की जाती है, जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल है, तो उनके द्वारा उन्हें अवैध घोषित भी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। H.J. अब्राहम ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जो किसी भी कानून या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और इसके प्रयोग को रोक सकती है। मैक्रेडिस तथा ब्राउन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय न्यायाधीशों की उस शक्ति से है जिसके अधीन वे उच्चतर कानून के नाम पर आदेशों की व्याख्या कर सकें और संविधान के विरुद्ध पाने पर उन्हें अमान्य ठहरा सकें। M.V. पायली के अनुसार यह न्यायालय की वह क्षमता है जिससे वह व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता या अवैधानिकता को घोषित कर सकती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने की शक्ति है। उसका यह पुनीत कर्तव्य है कि वह देखे कि विधायिका का कोई कानून देश के मौलिक कानून संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल तो नहीं है। अमेरिका में सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में मारबरी बनाम मेडिसन के मुकदमे में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने स्पष्टतः कहा था कि न्यायालय कानून की वैधानिकता की जांच कर सकता है। संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर वह उसे अवैध घोषित कर सकता है तथा उसे लागू करने से अस्वीकार भी कर सकता है। यूँ तो न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका में हुआ, लेकिन उसका प्रादुर्भाव सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। साम्राज्यवादी युग में उपनिवेशों से संबंधित न्यायालयों के निर्णय को पुनर्विलोकन करने के लिए प्रिवी काउंसिल को उपनिवेशों के न्यायालयों द्वारा किए गए फैसलों का पुनर्विलोकन करके उसे रद्द करने का अधिकार था। यही कार्य बाद में अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन के स्वरूप या प्रकृति उभरकर परिलक्षित होता है, जिनके अनेक आधार हैं। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। वहाँ संविधान तथा उसके अंतर्गत बनाए गए कानून और
की गई संधियां सर्वोच्च कानून हैं। कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विरुद्ध हो। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह संविधान का विरोध करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर दे। वहाँ न्यायपालिका संविधान की भी व्याख्या कर सकती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रभाव। अमेरिकी न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत की उपरोक्त व्याख्या तथा विश्लेषण से स्पष्ट होता है। इस सिद्धांत का व्यापक प्रभाव अमेरिकी राजनीतिक जीवन पर पड़ा है। विद्वानों का मत है कि इसके प्रयोग के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अपने लिए अनोखा और विशेष स्थान बना लिया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय उसके प्रयोग से राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ तथा कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के प्रयोग का प्रभाव यह पड़ा है कि अब सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा, व्याख्या तथा सर्वोच्चता का संस्थापक तथा अभिरक्षक गार्जियन की भूमिका के दृष्टि में गोचर होता है। इस शक्ति के प्रयोग से ही कानून निर्माताओं के इरादों या कानून की आत्मा के बारे में स्पष्टीकरण देना संभव हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संवैधानिक पद्धति का संरक्षक ही नहीं अपितु उसने संविधान को परिवर्तित भी किया है। साथ ही इसने समय के अनुसार उसे नई दिशा प्रदान की है। उस शक्ति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित 300 कानूनों और संघीय कांग्रेस द्वारा निर्मित 480 कानूनों को अवैध घोषित किया है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा न्यायपालिका को राज्य के कानून को निषिद्ध करने की स्वविवेक शक्ति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार ने कांग्रेस और राज्य विधानमंडलों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय को दृढ़ बनाया है। 1905 ईस्वी में लोसनर बनाम न्यूयॉर्क के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने काम के समय को प्रतिदिन 10 घंटे करने वाले अधिनियम को अवैध घोषित किया। उसने कांग्रेस को कर लगाने तथा वाणिज्य को नियमित करने की छूट दी। उसने कई सामाजिक तथा आर्थिक विधियों को रद्द भी किया। 1933 से 1936 ईस्वी तक आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए बनाए गए कानूनों में से 13 कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रभाव अमेरिका के संघ राज्य संबंध समीकरण पर भी पड़ा है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के आधार पर ही न्यायालय ने संघ सरकार की शक्तियों में विस्तार किया है। 1819 ईस्वी में मैकलॉक बनाम मैरीलैंड के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को राज्य विधान के विरुद्ध बैंक की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग न केवल संघ की शक्तियों के विस्तार के लिए किया वरन राज्यों की रक्षा के लिए भी किया। 1857 ईस्वी में उसने स्कॉट बनाम सैनफोर्ड के मुकदमे में कांग्रेस के कानून को अवैध घोषित कर राज्य की रक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के उपयुक्त कार्यक्रम के विवरण से उसकी महत्ता स्पष्ट होती है। न्यायाधीशों ने न केवल संविधान की आत्मा तथा भाषा को निरूपित किया है बल्कि उन्होंने नीतियों को भी निर्धारित किया है। आलोचनाएं। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद इसकी आलोचनाएं भी इस आधार पर की जाती हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार की आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा है कि इसके प्रयोग के अधिकांश अवसरों पर न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत विचारों को थोपते पाया गया है। केवल काला चोंगा लगा लेने से न्यायाधीश बिल्कुल वस्तुपरक तथा राजनीति से मुक्त नहीं हो जाते। न्यायाधीशों पर भी समकालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है और वे अपने निर्णयों में उसे रखने का प्रयास करते हैं।
न्यायाधीशों को दलीय विचारधाराओं से ऊपर रहना चाहिए। उन्हें सचेत रहना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत या सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण न्याय संबंधी निर्णय को प्रभावित न करे। उन्हें निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कभी उदार होता है तो कभी संकीर्ण, कभी संघ के पक्ष में होता है तो कभी राज्य के पक्ष में। इस तरह के फैसले किसी भी जनतंत्र के लिए खतरनाक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के आधार पर आय व्यय कर व्यवस्था, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन और काम करने के घंटे, दास प्रथा को समाप्त करने, राष्ट्रीय पुनरुद्धार अधिनियम, कृषि आयोजन अधिनियम तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा पास किए गए नवनिर्माण आर्थिक नीति जैसे विधेयक को रद्द करके राष्ट्र के प्रगतिशील कार्यों में बाधा ही उपस्थित किया है। कुछ आलोचकों का कहना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार के चलते सर्वोच्च न्यायालय अपने भौतिक कार्यों को करना भूल गया है। वह विवादों को निपटारा नहीं करता है, बल्कि उसका मुख्य कार्य मात्र सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में हाथ बटाना हो गया है। बहुत से आलोचकों का मत है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली आधुनिक सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं के लिए अनुपयुक्त है। सर्वोच्च न्यायालय की जो बहुमत की प्रक्रिया है उसका भी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास करते हैं, लेकिन 5वां न्यायाधीश उसे असंवैधानिक कहकर संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करता है। उपयुक्त दोषों और कमियों के बावजूद न्यायिक पुनर्विलोकन ने अमेरिका की संवैधानिक संरचना के अंतर्गत अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। यदि उच्चतम न्यायालय पुनरीक्षण का कार्य नहीं करता तो संविधान अमेरिका में कदापि सर्वोच्च कानून नहीं रह पाता और कांग्रेस तथा राज्यों द्वारा हजारों कानून उसके विरुद्ध बन जाते। संविधान केवल कोरा कागज रह जाता तथा सरकार पर संविधान की कोई सीमा नहीं रहती। इसलिए अपना सटीक व्याख्याओं द्वारा उच्चतम न्यायालय ने संविधान की रक्षा की है, उसे गतिशील बनाया है और संघीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों को मनमानी करने से रोका है। धन्यवाद।